नाज़रीन, ये रेड लाइन लाहौर से, लाहौर में बैठकर जब हम नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुकामी क़यादत से बात करते हैं या उनके वर्कर्स के साथ इंगेज करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे सवालिया निशान नज़र आते हैं। उनको ये समझ नहीं आ रही कि हुकूमत अपनी जजेस के साथ लड़ाई को किस लेवल पर जाकर छोड़ना चाहती है और उस लड़ाई से हासिल क्या करना चाहती है। आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे पास राना सनाउल्लाह खान मौजूद होंगे, वफाकी वज़ीर दाखिला। उनसे हम तफसीलात पूछेंगे कि आज PDM की जो कोलिशन हुकूमत है उसके सरबराहान का इजलास हुआ, पीपल्स पार्टी ने भी शिरकत की, राना साहब उसमें मौजूद थे। इनके पास मालूमात होंगी कि कल असम्बली के अंदर आप क्या ऐसी करारदाद लेके आएंगे जिसके अल्फाज कितने सख्त होंगे कि उन अल्फाज पर हावी हो जाएं, उनको आगे लेके जाएं जो आपकी क़यादत की तरफ से ऑलरेडी बोले जा चुके हैं। अल्फाज किस किस्म के हैं ये भी हम आपको सुनवाते हैं। दूसरा मामला कि इस्टेब्लिशमेंट के बारे में हम कहते हैं कि वो एक ऐसा हाथी है कमरे के अंदर जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, इशारों के नइयों से हम उसका जिक्र करते हैं। इस्टेब्लिशमेंट इंतखाबात को एक तारीख पर चाहती है, मुख्तलिफ तारीखों पर चाहती है। जाहिद हुसैन पाकिस्तान के फेमस ऑथर हैं, उन्होंने डान में आज एक आर्टिकल लिखा है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट भी PDM की हुकूमत वाली पॉलिसी अपनाए हुए है लेकिन अपने इंटरेस्ट के लिए, और वो ये है कि इंतखाबात को एक ही डेट पर होने चाहिए। तो उनसे भी बात करेंगे, कुछ ट्रेंड्स की भी बात करेंगे। राना साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। राना साहब, आपकी हुकूमत की तरफ से आज हमने देखा मरीम नवाज साहिबा ने वकला के कन्वेंशन से खिताब किया, आप भी वहाँ पर मौजूद थे और उससे पहले नवाज शरीफ साहब की तकरीर भी हमने सुनी। आपने भी इसके ऊपर जिक्र किया स्टेटमेंट्स में और कहा कि जो 3 जज साहिबान हैं इनके फ़ैसले ने इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात को भी ट्रांसग्रेस किया है और वो इख्तियारात टेक ओवर कर लिए। आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक खामोश हाँ है इस फैसले के हवाले से और वाज़ेह हाँ है। उन्होंने मान लिया कि ये फैसला दुरुस्त है, उन्होंने मान लिया कि 3-2 का फैसला ही था, उन्होंने मान लिया कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान ने जो हुक्म किया है उसकी ताबेदारी में हमने वही डेट रखनी है। उनकी तरफ से कोई एतराज़ नहीं है। तो अब आपका स्टैंस कि ये फैसला ठीक नहीं है, ये 4-3 का फैसला है, वो कहाँ पर खड़ा है जबकि इलेक्शन कमीशन ने वो फैसला मान लिया? देखें, जो 4-3 का फैसला है वो कोई हमारी इख्तरा तो नहीं है। वो वाकई ही जो है वो जब ये बेंच जो है ये 9 से 7 हुआ तो उन 7 में से 4 जजेस ने जो है वो बाकायदा अपना फ़ैसला दिया। पहले उन्होंने मुख्तसर फ़ैसले दिया, उसके बाद उन्होंने अपने तफसीली फ़ैसले जारी किए और उसमें बाकायदा रीज़न्स दी कि ये बेंच जो है ये 7 का ही है। और यहाँ तक भी उन्होंने लिखा कि हम 4-3 की अक्सरियत से जो है वो इसको रिजेक्ट करते हैं। जो 2 जजेस जिन्होंने बाद में जो 5 के बेंच में भी शामिल थे, उन्होंने बाकायदा जो है वो अपने फ़ैसलों में ये लिखा कि हम अपने ब्रदर जजेस जो 2 हैं उनके फैसले नहीं कतकला में ये हमें इल्म है। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने तो मान लिया है, इलेक्शन कमीशन ने इस बहस को ख़त्म कर दिया, उन्होंने शेड्यूल जारी कर दिया है। सो आप भले ये कहते रहे इलेक्शन कमीशन जिसने इंतखाबात करवाने हैं, दे आर सेइंग कि ये 3-2 का है। नहीं, देखें, इलेक्शन कमीशन के पास तो कोई इख्तियार नहीं है कि वो ये फैसला करे कि ये 3-2 का है या 4-3 का है। और फिर 4 मुअज़्ज़ज़ जजेस की जो राय है उस राय को जो है वो इलेक्शन कमीशन तो नहीं रद्द कर सकता। और ये राय जो है वो 4 मुअज़्ज़ज़ सीनियर जजेस की राय मौजूद है जो उन्होंने रद्द कर दिया है ना जी, राना साहब रद्द कर दिया है, रद्द कर दिया है उन्होंने। 3 मेंबर बेंच का फैसला मान लिया लेकिन और इंतखाबात का शेड्यूल दोबारा जारी कर दिया। कोई ऐसा इख्तियार हासिल नहीं है, यानी उसे इलेक्शन कमीशन को ऐसा कोई इख्तियार हासिल नहीं था। अगर उसने रद्द किया है तो ये इख्तियार उसने बिला इख्तियार ये किया है, उसे कोई इख्तियार हासिल नहीं। रद्द किया है इस तरह नहीं कहा कि हमने रद्द कर दिया, उन्होंने शेड्यूल जारी करके मान लिया है। मैं ये कह रहा हूँ जिससे मुराद ये है कि उन्होंने फैसला मान लिया है। भले उन्होंने मान लिया हो, लेकिन इलेक्शन कमीशन के मान लेने से ये मामला जो है वो हमारे ऊपर बाइंडिंग तो नहीं होता। ना ही उन 4 जजेस ने अपनी राय को या अपने फैसले को, अपनी जजमेंट को जो है वो वापस लिया है कि क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने मान लिया तो लिहाजा हम वापस लेते हैं। लेकिन इलेक्शन तो बाइंडिंग हो गया ना राना साहब, कि इलेक्शन तो बाइंडिंग हो गया। अब आपको उसी डेट पर इंतखाबात लड़ने पड़ेंगे क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। देखें बात ये है, भले इलेक्शन कमीशन ने जो है वो शेड्यूल जारी कर दिया,
लेकिन हमारा ये मानना है कि इलेक्शन कमीशन ने जो है ये बिला इख्तियार शेड्यूल जो है वो जारी किया है, और 3 के अब आप इलेक्शन कमीशन से लड़ाई शुरू कर देंगे? जिसका बेंच है, नहीं, इलेक्शन कमीशन से हम बिल्कुल लड़ाई नहीं करेंगे। हम अपना मौक़िफ़ जो इसे हम समझते हैं कि वो कानून और आइन के मुताबिक दुरुस्त है, हम अपने मौक़िफ़ के ऊपर जो है वो स्टैंड करेंगे, और हम ये आइनी और कानूनी जो लड़ाई है या जो अपनी स्ट्रगल है, इसको हम मंतकी अंजाम तक जो है वो पहुँचाएँगे, इसको दरमियान में नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, मुझे बड़ी खुशी है कि आपने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मंतकी अंजाम। मैं अब आपसे मंतक के ऊपर मैं बहस नहीं करूंगा कि इसके पीछे मंतक क्या है, लेकिन अंजाम के ऊपर मैं आपसे बहस करूंगा। ये फरमाइएगा कि आपकी नज़र में ये तमाम जो कैंपेन चल रही है, और मैं कैंपेन का लफ्ज़ जानबूझ के इस्तेमाल कर रहा हूँ, कि अगर आपने इन जजेस के फैसलों को नहीं मानना तो एक ही मरतबा आपने पॉलिसी का बयान देना होता है, लेकिन अगर आप बार बार जजेस के ऊपर अटैक करेंगे तो वो कैंपेन रन करते हैं, वो आपका सियासी फैसला। लेकिन आप ये सब कुछ करके क्या हासिल करना चाहते हैं? हतमी तस्वीर क्या है आपके ज़हन में कि हम ये करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए, हमारी हतमी जो एक पॉलिटिकल ओपिनियन है या राय है, वो तो ये है कि इलेक्शन जो है ये एक ही दिन होने चाहिए, और फिर 2 सूबों के, हम तो कह रहे थे कि 2 सूबों के इलेक्शन जो है वो नहीं होने चाहिए, अब तो 2 के भी नहीं हो रहे, 1 के हो रहे हैं। और इससे जो है वो, क्योंकि तकरीबन 54% जो है वो कौमी असम्बली की सीटें जो हैं वो पंजाब में हैं, अगर ये इलेक्शन हो जाते हैं तो फिर दूसरे तीनों सूबों से जो है वो इलेक्शन जो है वो स्नैच हो जाएगा, जो जनरल इलेक्शन है। क्योंकि जो हुकूमत यहाँ पे होगी, भले वो हमारी बने या किसी और की बने, वो डिक्टेट करेगी अगले इलेक्शन के रिज़ल्ट को, जो कि मुल्क से फ्री फेयर इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है उसको बुरी तरह से न सिर्फ इस मरतबा मुतासर करेगी, बल्कि फॉर ऑल टाइम्स टू कम। तो हम इस एक इम्बैलेंस जो है इसको ख़त्म करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि एक आदमी जिसने तकब्बर, अपनी अना और अपनी झूठी ज़िद की खातर जो है ये असम्बलियाँ तोड़ी हैं, उसको प्रीमियम ना दिया जाए, और इलेक्शन जो है वो एक ही वक्त में हो। ये तो हमारी एक सियासी। अच्छा, अब आप इस डेट को मैं आपसे सिर्फ ये समझना चाह रहा हूँ, आपकी बात के तसलसल में आपने हदफ अपने लिए तय किया हुआ है कि इंतखाबात एक ही डेट पर होने चाहिए, आपकी वजाहत बड़ी जामे है। मैं चाहूँगा कि अब आप हमें बताएं कि अब आप सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद, जिसको इलेक्शन कमीशन ने मान लिया है, वो डेट इंडोर्स हो रही है, इस डेट को चेंज कैसे करवाएंगे आप? जी देखें, हमने पहले भी ये बात कही थी, और अगर वो बात पूरी हो जाती तो हम बिल्कुल फिर उसे एक तकदीर का फ़ैसला समझ के जो है वो मान लेते, और ख़ुद को रिकॉर्ड पे रखते कि जी देखें, हमने इन ख़दशात का इजहार किया था, और अगर कल को हालात ख़राब होते तो हम ये कहते कि हम इसके ज़िम्मेदार या सज़ावार नहीं हैं, और ये कहा था कि फुल कोर्ट जो है वो इसका फ़ैसला करे। ये सिर्फ हमने नहीं कहा था, ये बार्स की तमाम मुंतखब क़यादत ने भी ये कहा कि फुल कोर्ट होना चाहिए। ये बार की क़यादत, वो तो मामला खत्म हो गया ना राना साहब, पाकिस्तान बार वो अगर से तो आगे निकल गए ना जी, वो अगर से आगे निकल गए जो है वो अगर से आगे निकल गए सामने भी पेश हुए। तो हाँ, तो अब उन्होंने नहीं माना मुतालबे को, जी उन्होंने नहीं माना। अब हम अपने इस मुतालबे के लिए, जो कि मुतालबा हम समझते हैं कि आइनी और एक जायज़ मुतालबा है, उसके लिए हम जो है वो, हमारे लिए एक जो है वो स्पेस मौजूद है कि जो एक लेजिस्लेशन हुई है उसके तहत 100 मोटो केसेस में फ़ैसले के लिए जो है वो अपील का हक़ दिया गया है। हमारा ये ख्वाहिश या हमारा ये जो है वो एक रास्ता है कि हम उस अपील में जाएंगे, और उस अपील में हमें फुल बेंच भी मिल सकता है, और लार्जर बेंच तो खैर मिलेगा ही, और उस लार्जर बेंच के ज़रिए से हम अपना मुकदमा जो है वो उसके सामने रखेंगे, और उसमें फिर जो फैसला होगा उस फैसले को तस्लीम करेंगे। सदर साहब ने क्या साइन कर दिए हैं उसके ऊपर जी? देखें, सदर साहब ने अगर 10 अप्रैल तक साइन न किए तो वो, अगर उन्होंने वापस भेजा तो पार्लियामेंट जो है वो उसको
दोबारा अगर उसको इनएक्ट करके वापस भेजती है तो अगले 10 दिन बाद वो खुद ब खुद जो है वो कानून का दर्जा जो है वो इख्तियार कर जाएगा और वो नोटिफाई हो जाएगा। अगर सदर साहब ने उसे 10 दिन में वापस ना भेजा तो फिर प्रिज्यूम होगा कि उन्होंने ये असेंट दे दी है, तो फिर वो 10 अप्रैल को रात 12 बजे के बाद एनी टाइम जो है वो नोटिफाई हो जाएगा और कानून का। तो सदर साहब जाहिर है इसकी वो इसको वापस भेज देंगे सदर साहब, और ये 20 तारीख हो जाएगी राना साहब, तो 20 अप्रैल हो जाएगी। यानी ये देखें ना, ये देखें ये जो हो रहा है कि बेंच ने जो यानी रेलेवेंट और ज़रूरी फरीक थे सियासी जमातें, वो सियासी जमातें जो है वो 6 दिन तक बेंच के सामने उनके वकला जो है वो सर झुकाए खड़े रहे कि जी हमें सुन ले। बेंच ने सुनने से इनकार कर दिया। 9 से 7, 7 से 5, 5 से 4, 4 से 3, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि जी इस बेंच में किसी और को शामिल नहीं। लेकिन राना साहब वापस कैलेंडर पे आ जाए, मुझे कैलेंडर में ज्यादा दिलचस्पी है। राना साहब मुझे कैलेंडर में ज्यादा दिलचस्पी है। नजर भी ना आए। आपने सदर साहब को पीस ऑफ लेजिस्लेशन भेजा, उन्होंने वापस भेज देना है, हमें पता है क्योंकि उनको ज़्यादा दिन चाहिए, तो 10 अप्रैल की जगह 20 अप्रैल हो जाएगा। आप अगर इससे इत्तेफाक नहीं करते मुझे बताइएगा। तो 20 अप्रैल ये हो गया। उसके बाद आ जानी है ईद। ईद के अंदर निकल जाने हैं 5 दिन, फिर हो जानी है 26 तारीख। और उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस पीस ऑफ लेजिस्लेशन को, जिसका ताल्लुक उनके सुओ मोटो ताकत से है, और चीफ जस्टिस साहब अपने हालिया फैसले में कह चुके हैं कि सिर्फ चीफ जस्टिस जो है वो सुओ मोटो नोटिस इनिशिएट कर सकता है, अगर उन्होंने पार्लियामेंट के इस पीस ऑफ लेजिस्लेशन को नलिफाई कर दिया या उसके ऊपर उन्होंने कदगन लगा दी, तो राना साहब आपके पास तो टाइम ही नहीं है, 7 इलेक्शन की डेट लगी हुई है। नहीं तो फिर देखें अपना तलत साहब, अगर पार्लियामेंट को का इख्तियार जो है वो सुप्रीम कोर्ट तस्लीम करने से इनकार कर देगी, तो फिर क्या पार्लियामेंट फिर इतनी कमज़ोर है कि पार्लियामेंट जो है वो फिर सुप्रीम कोर्ट के इस जो है वो एक्ट के जवाब में जो है वो कोई अमल इख्तियार नहीं करेगी? फिर देखें ना, अगर ये क्या करेगी, इस इंतहा तक पहुंच गया, हमें बताएं ना क्या करेगी कानून और पार्लियामेंट क्या करेगी? बाला ताक रख कर नहीं तो फिर हम जो हो सका करेंगे, फिर ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब क्या करेंगे? हम भी जो अभी आपने इतना अटैक किया, अब आप बयान देते हैं और कल आपने करारदाद पास करनी है, तो अंग्रेजी में कहते हैं ना जी, सख्त अल्फाज होते हैं वो हड्डियां नहीं तोड़ते। आप और मजीद अल्फाज सख्त कर देंगे, आप क्या करेंगे? नहीं देखें, तो फिर अगर मामला ये यहाँ तक चला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन खुद आगे करवा लेने हैं। तो आप इलेक्शन नहीं होने देंगे? अगर आप इस ईरा में दाखिल हो जाते हैं या इन लिमिट्स को क्रॉस करते हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास कौन सी ताकत है कि वो इलेक्शन करवा लेगा? ये तो आप उस तारीख को जिसको इलेक्शन कमीशन ने एंडोर्स किया, वहां पर उस दिन इलेक्शन नहीं होंगे? कैसे नहीं होंगे जी? हम अपना नहीं हम ऐसा नहीं कहते। हम ये कहते हैं कि ये आइन और कानून का मसला है, ये आइन की तशरीह का मसला है। अगर पार्लियामेंट एक लॉ पास करती है और उस लॉ को जो है वो वैलिडली जो है वो इनएक्ट करती है, और आप कह रहे हैं कि जी उस लॉ को सुप्रीम कोर्ट उठा के बाहर फेंक देगी। सुप्रीम कोर्ट को जब ये इख्तियार ही हासिल नहीं है बाहर फेंकने का, तो वो बिला इख्तियार जो है अगर उसको बाहर फेंकेगी, तो फिर बिला इख्तियार अगर मामला शुरू होगा तो फिर तो कुछ भी हो सकता है। फिर तो जो है वो हम भी फिर जो चाहें वो कर सकते हैं। तो फिर सुप्रीम कोर्ट जो है, क्या इमरजेंसी लग सकती है राना साहब? इमरजेंसी लग सकती है, कोई ताकत नहीं है। मार्शल लॉ लग सकता है, इमरजेंसी लग सकती है, क्योंकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने 3 अप्रैल को जी देखें, फिर जो आपने कहा है ना कि जी वो फिर ये कर देंगे, तो फिर जो हमसे हो सका फिर हम भी वही करेंगे। फिर जो है वो फ्री फॉर ऑल वाली पोजीशन होगी। लेकिन हमें उम्मीद है और हमें उम्मीद करनी चाहिए कि तमाम अदारे, पार्लियामेंट समेत तमाम अदारे जो है वो अपनी आइनी लिमिट्स को ऑब्ज़र्व करेंगे और उसके मुताबिक जो है अपना किरदार अदा करेंगे। ज़ाती दुश्मनी हमारी इन जजेस से, इन साहबान से बिल्कुल नहीं है, और हम भी समझते हैं कि वो भी इस मामले को अपनी ज़ात का कोई मसला लेके आगे नहीं बढ़ेंगे।
सो अब आपकी तवक्को इस बेंच से ये है कि अपने फैसले को कैसे रिवर्ट करे जब इलेक्शन कमिशन ने भी शेड्यूल जारी कर दिया। मैं प्रैक्टिकल आपसे जानना चाहता हूं कि ताकि वो नुक्ता ना पहुंचे जहां पे फ्री फॉर ऑल रिवर्ट वाली बात ही नहीं है, रिवर्ट वाली बात ही नहीं है ये, नहीं रिवर्ट वाली तो बात ही नहीं है। ये लार्जर अगर यही बेंच जो है ये फुल बेंच में तब्दील हो जाता, जो फैसला करता हम उसको तस्लीम करते। अब भी अगर जो है वो हमारी इस अपील के ऊपर, जिस अपील का हक हमें जो है वो पार्लियामेंट का एक्ट देगा या दे दी है, अब उसके फॉर्मेलिटीज़ रहती हैं, तो उसके ऊपर जो लार्जर बेंच बनेगा, जो फैसला वो करेगा हम उसको तस्लीम करेंगे। तो इस वक्त आपकी तमाम स्ट्रेटजी का महवर वो कानून साजी है जिसमें आपके पास राइट टू अपील भी मौजूद है और उसमें लिखा हुआ है कि किस तरीके से बेंच बनेगा, उसके ऊपर आपने तकिया किया हुआ है ताकि वो नुक्ता ना पहुंचे जिसकी तरफ आप इजहार करेंगे। क्या मैं दुरुस्त समझ रहा हूं? उस कानून साजी पर आपने तकिया किया हुआ है? नहीं, देखिए इसमें जो है वो अगर मेरा राइट ऑफ अपील एक है तो उस राइट ऑफ अपील के ऊपर मैं क्यों अपना जो है वो यकीन ना रखूं। और बाकी जो हमारी अभी इन इफेक्ट नहीं आया ना, सदर साहब ने किया नहीं ना, मैं इस वजह से कह रहा हूं। नहीं देखिए वो सदर ने करना है ना, सदर इसको 20 अप्रैल से आगे नहीं ले जा सकता। ठीक, सो आपके ख्याल में ये एक रास्ता मौजूद है जिसको इस्तेमाल करके इस मामले को अफाम व तफहीम से तय किया जा सकता है, और अगर जज साहबान इस पीस ऑफ लेजिस्लेशन को भी नॉकआउट करते हैं तो फिर फ्री फॉर ऑल होगा। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वही सवाल बीच में रह गया था कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 3 अप्रैल को बयान में कहा था कि एमरजेंसी और मार्शल लॉ की तरफ हालात जा रहे हैं। आपकी राय इसके ऊपर क्या है? आपके ख्याल में इसमें मुबालगा है, खदशा ज़्यादा है, या कुछ ज़मीनी हक़ाइक़ भी हैं? देखें जजेस जब इस किस्म की सूरत हाल हो, देखें ना ये सूरत हाल जो पैदा हुई है ये इन 2 बड़े वाक़यात से हुई है कि 3 के मुकाबले में 4 जजेस ने जो है वो एक अपना फ़ैसला दिया है। एक बेंच ने ये कहा, ये फ़ैसला दिया कि हम जो है कि ये सो मोटो नोटिस जो है जब तक रूल्स ना बन जाएं ये इनकी समाअत जो है वो मौखर कर दी जाए। उसके बाद एक इंतज़ामी सर्कुलर के ज़रिए से जो है उस सुप्रीम कोर्ट के बेंच के फ़ैसले को जो है वो कलअदम करार दिया गया। जब ये कहा गया कि जी ये नहीं हो सकता, इंतज़ामी आर्डर से जो है वो जुडिशल डिसीजन जजमेंट जो है वो ख़त्म नहीं की जा सकती, तो फिर 6 जजेस बिठा के उसे ख़त्म किया गया। लेकिन जब 6 जजेस बिठाए तो ये फ़ैसला जो है यानी सो मोटो का फ़ैसला जो है वो पहले कर दिया। जब वो फ़ैसला किया तो उस वक्त वो फुल बेंच की ये डिसीजन मौजूद थी कि ये नहीं सुना जा सकता। तो इस तरह से ये 3 बेंच जजेस का जो फ़ैसला है बेंच का, ये भी इल्लीगल है, ये भी आइनी तौर और कानूनी तौर पे दुरुस्त नहीं है। ये उस वक्त किया गया जब सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच का ये फ़ैसला मौजूद था और इन फील्ड था कि आप ये मौखर कर दें, इसके ऊपर आप फ़ैसला नहीं कर सकते। बसर एहतराम, ये तमाम आर्गूमेंट जो आपने दिए हैं वो फेमिलियर भी हैं और आपकी पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू भी है, लेकिन इसको मुकम्मल तौर पर ये जज साहबान रद्द कर चुके हैं, इसको अपने जुडिशल पाँव के नीचे मसल चुके हैं, इस हद तक उन्होंने उसको रद्द किया। लेकिन मैं उस बहस में नहीं पढ़ूंगा, मैं सिर्फ आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा, वो ये कि मरीम नवाज साहिबा बारहा कहती हैं और आपने हो सकता है कि लार्जर बेंच बने या फुल बेंच बने तो वो 3 जजेस बेंच के फैसले को जो है वो पाँव तले भी रोंद दे और इसको मसल दे, और हमें ये यकीन है कि ऐसा चले देखें। उम्मीद राणा साहब, उम्मीद पर दुनिया कायम है। उम्मीद तो आपने ये भी की थी कि हुकूमत में आएंगे तो पाकिस्तान की सिम दुरुस्त हो जाएगी और आपके हालात बेहतर हो जाएंगे, और आपको पॉलिटिकल कॉस्ट उसकी बड़ी उठानी पड़ी है। वो पहला जो आपने किया था हुकूमत में आने का, नतीजा उसका कोई ठीक नहीं निकला किया था कि हम इक़्तिदार में आएंगे तो हम जो है वो मुल्क को डिफॉल्ट से बचाएंगे, और अल्लाह के फजल से हमने तादमे प्रोग्राम जो है वो हमने बचाया हुआ है और इंशाअल्लाह ताला उसे इस मुआशी बहरान से भी निकालेंगे। राणा साहब, $287 हो गया है, अब रुपया हो गया है अगेंस्ट द डॉलर, तो ऐसी गलत ना करो ना। मेरा मतलब है कि ठीक है, हम समझते हैं आपकी पार्टी का एक पॉइंट है, लेकिन ये तो ना कि IMF ਦਾ ਮੁਆਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸੇ ਤਰੀ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾਓ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਾਓ।
नहीं वो ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ हुकूमत लेके पहले पा लिया गया ना बट व्हाट आई वांट टू नो इज के राणा साहब के आपने नहीं तो मुल्क डिफॉल्ट कर ਜਾਂਦਾ ਮੁਲਕ डिफॉल्ट कर ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਤੇ ਮੁਲਕ डिफॉल्ट कर ਜਾਂਦਾ अगर ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦੇ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਤਨਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਔਰ ਫਿਤਨੇ ਦੇ ਅਨਾਰਕੀ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਮੁਲਕ ਅੱਜ ਕਾਇਮ ਤੇ ਹੈ ਨਾ बिल्कुल आखिर मरियम साहबा कहती हैं कि तराजू बराबर करें। जज साहबान ने बड़े वाज़े अंदाज से बता दिया है और आपके अपनी पार्टी के बयान के मुताबिक कि जस्टिस आपको मौजूदा चीफ जस्टिस की मौजूदगी में नहीं मिल सकता। आज मरियम नवाज़ की अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी जिन्होंने स्पीच की, उसका अगर लुबे लुबाब हो तो वो यही है कि मौजूदा चीफ जस्टिस की मौजूदगी में आपको इंसाफ नहीं मिल सकता और इमरान खान की सहूलतकारों की भी उन्होंने जिक्र किया। तो ये तराजू बराबर किसने करना है आपके लिए? आपकी पहुँच उतनी है जितनी है, जज साहबान आपको सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये कौन करेगा? ये इस्टेब्लिशमेंट पर से तवक्को लगाई हुई है कि वो तराजू बराबर करेंगे? देखिए ये जो जदोजहद होती है ये जदोजहद होती है, इसमें जो है वो कोई शॉर्टकट और शॉर्ट टर्म जो है वो प्लानिंग नहीं होती। हम समझते हैं कि हमारी अदलिया ने जिस किस्म का रवैया पिछले 74 साल से अपनाया हुआ है, यहाँ पे क्या नहीं हुआ। यहाँ पे जो है वो आमरों को आइन के में अमेंडमेंट के इख्तियारात नहीं दिए गए, यहाँ पे जो है वो मुंतखब वज़राए आज़म को फांसियाँ नहीं दी गई, उन्हें जलावतन नहीं किया गया, उन्हें नाअहल नहीं किया गया और आमरों की जो है वो बलाई नहीं ली गई। आमरों को जो है वो 10-10 और 11-11 साल जो है वो दुआम नहीं बख्शा गया। तो ये सारा कुछ हुआ है। तो ये जद्दोजहद जो है ये पिछले 74 साल से जारी है और ये जारी रहेगी। और इस जद्दोजहद को इस बुनियाद के ऊपर कि जी क्या कर लेंगे, क्या हो जाएगा, ख़त्म नहीं किया जा सकता। चले उम्मीद करते हैं कि आपकी जद्दोजहद जो है वो 74 साल मजीद नहीं जारी रहेगी, उसका जल्दी नतीजा भी निकलेगा। राणा साहब आपका बहुत शुक्रिया। अब आइए नाज़रीन चलते हैं कमरे में उस हाथी की तरफ जिसके बारे में कोई बात नहीं करता और वो हाथी है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इंतखाबात के बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखती है, इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर खामोशी है, क्योंकि जो डिक्लेयर्ड पॉलिसी है वो ये है कि हम न्यूट्रल हैं और सियासी मामलों से हम दूर रहते हैं। जाहिद हुसैन पाकिस्तान के बड़े मुस्तनद तज्ज़ियाकार हैं और किताबें भी इन्होंने लिखी हुई हैं। इन्होंने आज एक आर्टिकल लिखा जिसके अंदर उन्होंने जिक्र किया और तफसील से भी उसका तज़िया भी किया 2 पैराओं के अंदर कि इस्टेब्लिशमेंट भी नहीं चाहती कि इंतखाबात मुख्तलिफ डेट्स पर हों, एक ही डेट पर जाती है। तो जाहिद हुसैन से हम जानना चाहेंगे कि इनकी इंसाइट ये तज़ियाती है या मालूमाती है। जाहिद आपका बहुत शुक्रिया, हमने ज्वाइन किया। तो ऑब्वियस सवाल यही है कि जो आपने आर्टिकल लिखा उसमें आपने इस्टेब्लिशमेंट का जहन उसका तज्जिया किया कि इंतखाबात के बारे में वो भी यही चाहती है, जो बेंच की डायरेक्शन नहीं है वो तो चाह रहे हैं कि इंतखाबात पंजाब में पहले हो जाएं। ये आपने कैसे समझा कि इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि इंतखाबात मुख्तलिफ डेट्स पर हों? देखिए तलत इसमें कोई इनसाइड इंफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं। 3-4 चीज़ों को आप देख लें। एक तो ये था कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने अपनी जो रिपोर्ट दी थी, पहले भी ये कह चुके हैं कि फ़ौज जो है वो इस वक्त अपने सिपाहियों को नहीं दे सकती है इलेक्शन की ड्यूटी के लिए। और ये यकीनी तौर पे जब डिफेंस मिनिस्ट्री का जो बयान था वो बगैर आर्मी के लीडरशिप से कंसल्टेशन के बगैर नहीं जारी किया गया था। ये तो बहुत साफ बात है और इस किस्म के इशारे भी मिलते रहे और कि जो है वो आर्मी ठीक है, उन्होंने क्लेम तो करते हैं कि न्यूट्रल है, लेकिन सही मानों में न्यूट्रल तो नहीं है। मतलब एक पाकिस्तान के में अगर देखा जाए जो पावर स्ट्रक्चर है उसमें आर्मी बहुत ही डीपली इंट्रेंच्ड है। ठीक है, वो शरह में नज़र नहीं आएगा जो कि इमरान खान साहब के ज़माने में एक हाइब्रिड रूल था कि वो जो है बिल्कुल ही सारा काम पूरा जो है वो इंतज़ाम चला रहे थे, पूरी हुकूमत चला रहे थे एक लिहाज से। लेकिन अब जो है सूरत हाल ये ज़रूर है कि पसे पर्दा उनका एक रोल मौजूद है और वो कर रहे हैं। और जो ख़ास तौर पे जो है इनका इमरान खान के हवाले से भी एक मौजूदा लीडरशिप का एक रवैया भी है और एक सोच भी है जो कि मुख्तलिफ औकात में सामने भी आती रही। इमरान खान साहब ने भी कोई कसर नहीं उठा रखी है कि जो है जब अटैक करते हैं तो सभी पे कर लेते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि इससे साफ जाहिर होता है और बहुत सारे और ऐसे जैसे साफ लगता है कि वो भी नहीं चाहते हैं कि इलेक्शन जो है इस तरह पंजाब में अकेले हो जाए।
अच्छा, अगर हम यही मफरूज़ा बनाएं जाहिद, तो आपके ख्याल में इस्टेब्लिशमेंट का क्या मफाद हो सकता है कि इंतखाबात को एक ही डेट पर करवाने का? मतलब उनको इससे क्या हासिल होता है? 4 महीने के अंदर सिक्योरिटी की सूरत हाल कौन सी तब्दील हो जाएगी, मुआशी सूरत हाल कौन सी तब्दील हो जाएगी? और ये जानते हुए कि अदलिया, चीफ जस्टिस के नीचे जो जज साहबान हैं वो एक तरफ खड़े हैं, इमरान खान की जमात एक तरफ खड़ी है, वो क्यों चाहेंगे कि इंतखाबात एक ही डेट पर हो? उनका फायदा क्या है? पीडीएम का तो हमें समझ आता है, बट एस्टेब्लिशमेंट का क्या इसमें फायदा है? देखिए तलत, एक तो बात साफ है कि जो इंटरनल सिक्योरिटी का और एक्सटर्नल सिक्योरिटी की जो मसाइल की बात थी, वो तो एक लिहाज से जो है उसकी एक जिसको कह रहे हैं कि एक तर्जीह उन्होंने पेश की है कि वो क्यों अपने फौजियों को नहीं दे सकते हैं। तो अगर ये बात बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि अगर आप पहले देखें 2008 के जब इलेक्शन हुए थे तो उस वक्त भी कि आपकी सूरत हाल बहुत अच्छी नहीं थी। आपको याद होगा 2007 के बाद से पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ जो बढ़ी थी, उसका तो अभी तक कोई एक मिसाल नहीं मिलती है उसकी। तो उस वक्त भी जो है फौज ने अपना एक जो रोल भी अदा किया था, एक इनकी इलेक्शन में भी जो है उनका एक किरदार था। लेकिन अभी जो सूरत हाल नजर आती है। दूसरी बात देखें, इस वक्त आप जो मिलिट्री की लीडरशिप का कि जो है, अगर आप मुझे बताइए कि पीडीएम की हुकूमत इस वक्त एक दिन में नहीं चल सकती है जब तक कि आर्मी के पीछे ना हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बिल्कुल एक चला रही है उस हुकूमत को, लेकिन देखें एक टैसिट सपोर्ट तो उनको हासिल है। अब आपके ख्याल में जो पंजाब की हुकूमत चल रही है वो खुद ब खुद तो नहीं चल रही है, और उसमें भी साफ इशारे मिलते हैं। तो मैं ये कि ये कोई ख्यास आराई नहीं है, बल्कि ये तमाम चीज़ें अगर आप मिला लें उनकी जो पूरी सूरत हाल है, तो हमें ये बात साफ नजर आती है। अच्छा जाहिद, ये एक अजीबोगरीब सूरत हाल बनती है आपके इसी बात से मैं अगला नुक्ता लेके आता हूँ कि आज मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि इमरान खान 2 दिन मकबूल नहीं रह सकता, ये गिर जाएगा अगर 4 जजेस हटा दें। आपने भी अपने तज्ज़िये में कहा कि पीडीएम की हुकूमत नहीं चल सकती अगर फ़ौज उनके पीछे से हट जाए, और पंजाब भी फौज की मदद से ही चल रहा है या उनकी आशीर्वाद से चल रहा है या उनके इनपुट से चल रहा है। तो एक अजीबोगरीब सूरत हाल नजर आती है कि इमरान खान के साथ जजेस को जोड़ दिया गया है, या जुड़ गए हैं वो, या जुड़े हुए हैं वो, और पीडीएम के साथ फौज को जोड़ दिया गया है, या जुड़ गए हैं वो या जुड़े हुए हैं। ये तो आप देखें इंस्टीट्यूशनल डिवीजन की बात है। इट्स वन इंस्टीट्यूशन अगेंस्ट द अदर, वन पॉलिटिकल पार्टी अगेंस्ट द अदर, तो समझ आते हैं, लेकिन ये तो खतरनाक डिवीजन बनती है। देखिए तलत, ये हम सबको पता है कि आर्मी का रोल जो है सियासत में पाकिस्तान में बहुत गहरा है। और एक और बात भी बहुत साफ है कि हमारी सियासी पार्टियां फौज के खिलाफ बात भी करती हैं, लेकिन सबकी जो नज़रें हमेशा पिंडी की तरफ होती हैं। ये भी हमें ये भी पता है। इमरान खान आजकल बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं मिलिट्री के खिलाफ, लेकिन इनके सबको पता है और ख़ुद भी कहते रहे, मतलब इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि सारे काम जो है पार्लियामेंट में लोगों को, मेंबर्स को लाना, वो भी ISI क्या करती थी, या MNAs के साथ कांटेक्ट करना, वो भी ISI करती थी। तो जब इतना गहरा ताल्लुक हो सियासत में, तो उसके बाद हम बाद में भी हम देखते हैं कि जो है इनका पीडीएम, मैं ये नहीं कहता हूँ कि वही सूरत आज है जो कि इमरान खान साहब के ज़माने में थी, लेकिन एक इसको कहते हैं टैसिट अंडरस्टैंडिंग कि इस वक्त उनके भी इंटरेस्ट में नजर नहीं, एक थोड़ा सा कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट भी बन के आता है। कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट यही बन के आता है कि इस वक्त हुकूमत अगर गिरती है या नाकाम होती है और इस वक्त और अफरा तफरी होती है, तो फिर उनके मफाद में भी ये चीज़ नहीं है। तो ये वजूहात होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि इनकी हर चीज़ में आमांगी होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पीडीएम जो है कि हुकूमत वो चला रही है, बहुत सारी पीडीएम के अपना भी एक नुक्ता नज़र मौजूद है, उनकी फैसले भी खुद भी करते हैं बहुत सारी चीज़ों पे, लेकिन एक टैसिट सपोर्ट की होती है। अब मुझे वही है कि मैं इसलिए कहता हूँ कि चल नहीं सकती है। अब पंजाब की सूरत हाल को देख लें, एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन के आती है। आपके ख्याल में जो है ये हुकूमत इस काबिल है कि इस पूरी चीज़ों को संभाल सके? नहीं कर सकती। तो यही है कि अब पाकिस्तान किसी पावर स्ट्रक्चर वो तो तय हो गया कि चले वो तज्जियाती तौर पर तय हो गया ना जायद की सपोर्ट है। मैं सिर्फ ये जिक्र कर रहा था कि एक जमात जो है वो दूसरी जमात के ऊपर जजेस
की सपोर्ट का इल्ज़ाम लगाती है और पीडीएम पर सपोर्ट का इल्ज़ाम लगता है कि फ़ौज इनके पीछे खड़ी है। और इमरान खान जो है वो बहुत वाज़े अंदाज में ये बहुत मरतबा ये बात कर चुके हैं कि बुनियादी तौर पर तो फ़ौज के आशीर्वाद है, लिहाजा वो फ़ौज को इनका सहूलतकार कहते हैं और पीडीएम ने अब जजेस को इमरान खान का सहूलतकार कहना शुरू कर दिया। ये देखिए पाकिस्तान में ये तो है और मैं नहीं इससे इत्तेफाक करता हूँ कि इस तरह की जो है कि वो जो है इमरान खान को जजेस की सपोर्ट है और आर्मी को है, लेकिन ये ज़रूर है कि हमारे यहाँ जैसे राइजेशन एक सियासी तौर पे है, उसके असरात हमारे इंस्टीट्यूशन में भी पड़े हैं, इदारों में भी पड़े हैं। इसको कोई नहीं कह सकता है कि इदारे उससे बिल्कुल ही अलग थलग हो गए। और पाकिस्तान में जिसकी हम बात करते हैं इस वक्त जो बहरान है या क्राइसिस जो बन के आता है, इसकी इसलिए भी जो है संगीनी जो आप इससे भी कर सकते हैं कि ये सिर्फ मामूली सियासी बहरान नहीं है, इसमें सबसे बड़ा ये है कि इदारों के में भी टूट फूट मशहूर है। आप देख लें कि ये जो जुडिशरी में जो कुछ हुआ है, मैं ख्याल अनप्रेसिडेंटेड है, हमें एक 96 में नज़र आया था इंटरनल रिवोल्ट, लेकिन वो सूरत हाल मुल्क में सियासी तौर पे मुख्तलिफ थी। आज जो है अगर आप देखें तो आधी जो है वो बटी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के अगर आप देखें तो 7 जजेस जो हैं 15 में से, उनका नुक्ता नज़र तो बहुत वाज़े तौर पे सामने आ चुका है, लेकिन उसमें ये भी बाकी जो है 1-2 का और हमें पता नहीं है कि उनकी क्या सोच बन के आती है। तो इस लिहाज से देखा है तो बिल्कुल स्प्लिट जो है वो दरमियान से हो गई है और बहुत गहरी है स्प्लिट है। तो ये ज़रूर है कि मैं इस बात से नहीं कहूँगा कि जो है इमरान खान को जजेस की सपोर्ट है, क्योंकि यही एक इतनी हद तक मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन तकसीम ज़रूर है और उसका सियासी सियासी एक कॉन्सिक्वेंस भी नज़र आता है हमें, क्योंकि आज जो जजेस ने 7 जजेस जो कि काजी ईसा के एक लिहाज से 7 हैं, या मंसूर शाह के जो बयान था अगर आप उसको देखें तो उसमें सियासी नज़र से भी एक पोजीशन थी। कह रहा हूँ कि वो एक दानिशा, लेकिन अब जरा थोड़ी सी बिल्कुल आखिर में अगर हम कॉस्ट पे आ जाएं कि अगर मौजूदा हुकूमत के साथ इस्टेब्लिशमेंट खड़ी है, आप उसका स्केल डिफाइन कर सकते हैं। इमरान खान के मुताबिक वही चला रहे हैं, तज्जियाती तौर पर हम कहते हैं कि उनकी इनपुट मौजूद है, उनके अपने इंटरेस्ट मौजूद हैं, वो मुल्क के अंदर मजीद केओस नहीं चाहते। हुकूमत अगर गिरती है तो फिर मजीद फसाद फैलता है। ये हम तमाम तज्जियाती तौर पर स्केल डिटर्मिन कर सकते हैं कि उनकी सपोर्ट क्या है, तो इसकी कॉस्ट भी उठानी पड़ती है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि पीडीएम ने इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट की, चाहे उसका एक्सटेंट जो भी हो, कॉस्ट ज़्यादा पे की है या इस्टेब्लिशमेंट ने पीडीएम की हुकूमत को सपोर्ट करते हुए उसकी एक्सटेंट जो भी हो ज़्यादा कॉस्ट उठाई है? इस वक्त देखें म्यूचुअल इंटरेस्ट बन के आता है, कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट बन के आता है। इस वक्त जो है यानी पीडीएम को इस वक्त जो है पीडीएम का जो नुकसान है वो अपना है, उसको इस वजह से नहीं है कि उसको फौज की उस तरह से हिमायत, जैसे इमरान खान का पूरा एक इल्ज़ाम तो था कि वो फौज ही चला रही है, वो हकीकत थी, हम उस तरह की बात तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन फौज का भी जो है एक अभी भी आपको देख सकते हैं कि मैंने तो अपनी जो सहाफ़ी ज़िंदगी में इतनी क्रिटिसिज्म फौज की नहीं देखी है अक्रॉस द बोर्ड, और उसकी जो है एक जो भी इनके रहा है एक लिहाज से फौज का इन्वॉल्वमेंट जो सियासत में रहा है, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है। आज आप अगर देखें तो अक्रॉस द बोर्ड जिसको नज़र आता है, इस वक्त पीडीएम जो है आज से 2 साल पहले उसका रवैया बहुत ही मुख्तलिफ था। ऐसा लगता था कि वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट के बेसिस पे वो अवाम में जाएंगे। आज जो है उनका रवैया आप ज़रा देख लेंगे क्या है फौज के बारे में। अब जो है वो मतलब एक हद तक डिफेंस में आ जाते हैं, और जो बार बार जो है जो शहबाज शरीफ साहब जो है वो डिफेंड करते हैं कि हाफिज कुरान है, ये सब ठीक अच्छी बात है, लेकिन मसला ये है कि आपने एक फ़ौज का अपना एक प्रोफेशनल रखना चाहिए। आप जब इस हद तक किसी की तारीफ करते हैं जाके, तो मैं खाली है कि अजीब सी सूरत हाल नजर आती है। तो इसका कॉस्ट तो बिल्कुल आखिर में जायद, अगर मैं आपसे बिल्कुल आखिर में जो सबसे अहम सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मुझे उसका बिल्कुल प्रिसाइज जवाब चाहिए, वक्त मेरे पास बहुत थोड़ा है। अगर आप पीडीएम को बीच में से हटा दें तो मौजूदा फ़ौज की क़यादत के जो ताल्लुकात हैं इमरान खान के साथ, या इमरान खान के ताल्लुकात हैं मौजूदा क़यादत के साथ, उसके पेश नज़र क्या आपको इमरान खान बतौर प्राइम मिनिस्टर इस इस्टेब्लिशमेंट को काबिल कबूल नज़र आते हैं? देखिए, पाकिस्तान में हर कुछ हो सकता है। मैं खाली ये कि आज जो सूरत, आज मुझे बताइए आपको भी याद होगा कि 1990 में जब बेनज़ीर को हटाया गया था
और ऐसा मालूम होता था कि फौज जो है उनको कभी भी आने देंगी। जितनी मदाखलत उस वक्त हुई थी, आपको याद है 90 के इलेक्शन में, अब तो एक पब्लिक उसमें आ गई है कि किस तरह से IGI पढ़ाया जाता है। लेकिन 3 साल बाद बेनज़ीर वापस पावर में आ गई थी। इसी तरह से नवाज शरीफ साहब को देखें, जब एक दफ़ा हटाया गया था, उसके बाद फिर 96 में आ गए थे, वही काबिल कबूल था। आप उसमें भी सबको पता है कि जो है वहीद काकड़ उस वक्त आर्मी चीफ होते थे, उन्होंने किस तरह से उनको मतलब एक लिहाज से फोर्स डाउन किया कि वो भी स्टेप डाउन करें। उसके बाद फिर तो एक कू भी हुआ, जनरल मुशर्रफ ने उनको हटा भी दिया। अब वो 2013 में दोबारा जो है वज़ीर आज़म भी बन गए। तो ये सारी पाकिस्तान, बस मुझे इधर ही रोकना है, आपको इधर ही रोकना है। और इस जुमले के साथ कि आपने ये कहा कि कुछ भी मुमकिन है, इसको रूल आउट नहीं करें, इससे PDM की हुकूमत के सर्कल्स में कुछ सरासीमगी तो फैलनी चाहिए। तो ट्रेंड्स के अंदर भी नाज़रीन आपको यही जंग चलती हुई नज़र आ रही है, जिसका तजिया हमने इस प्रोग्राम में आपके सामने पेश किया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आइन पर डट गया। चीफ जस्टिस 3 रुकनी बेंच की तस्वीर हैं, चीफ जस्टिस साहब की तस्वीर हैं, और उसके ऊपर लाखों ट्वीट्स हो चुके हैं। चीफ जस्टिस के हक़ में जो ट्वीट आ रहे हैं, ये ट्रेंड चल रहा है, ट्वीट्स के ज़रिए वज़ारत PTI चला रही है। बंदियाली फैसला मुस्तरद, आगे से जवाब आ रहा है नून लीग की तरफ से, और उसके अंदर से नो टू वन मैन शो जो जस्टिस मंसूर की जस्टिस के अंदर जजमेंट के अंदर लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया था, उसका ठप्पा बना के जज साहब की तस्वीर लगाए बगैर रोब के अंदर एक तस्वीर जारी की गई है, जिसके हवाले से ट्रेंड चल रहा है। कश्मीर का सौदा नामंजूर ये भी चल रहा है, और इस पर इमरान खान के ख़िलाफ़ ये ट्रेंड चलाया जा रहा है जिसमें इमरान खान को कश्मीर फरोश कहा जा रहा है। तो स्ट्रेटेजिक मामलात भी इस जंग का हिस्सा बन गए हैं। चौधरी परवेज़ इलाही साहब को बहुत दुख हुआ आज मरीम नवाज़ ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पार्लियामेंट में जो तकरीरें हुई, और कहा कि पार्लियामेंट में आला अदलिया के जजों की ज़ातियात को ज़ेर बहस नहीं लाया जा सकता। और उन्होंने कहा जी कि नवाज शरीफ अब लंदन में बैठकर अपने ज़ख्म चाटते रहेंगे। परवेज़ इलाही साहब को बहुत गुस्सा आया हुआ है कि ये तकारीर क्यों हो रही हैं। मतीउल्लाह जान ने ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि आइनी शिकों के अल्फाज के मानी लफ्ज़ी और रूहानी मानी में क्या फ़र्क है। हमजा शहबाज हो तो शिक 63A के अल्फाज जाएँ भाड़ में, और इसकी रूहानी तशरीह करके वोट शुमार न किए जाने का हुक्म हो। हैंडसम इमरान खान हो तो शिक 105(3) की रूहानी तशरीह जाए भाड़, 90 दिन के इलेक्शन लाजमी करार दिए जाएँ।